18 साल की उम्र में मुझे एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। एक बूढ़े साधु ने मेरा इलाज किया और मैं ठीक हो गई। दादी ने उसे पैसे देने चाहे लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। वह मेरी तरफ उंगली उठाकर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये लड़की मुझे एक बच्चा दे दे। दादी घबरा गई और बोली, एहसान करने वाले इसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरी पोती से शादी करना चाहते हो? साधु बोला, शादी मायने नहीं रखती, बस ये लड़की मुझे इस दुनिया में एक बच्चा दे दे, वही तुम्हारा धन्यवाद होगा। दादी गुस्से से चिल्लाई, तू बूढ़ा होकर जवान लड़की पर नजर रखता है? तू तो मुझसे भी ज्यादा उम्र का लगता है और मेरी प्यारी पोती से शादी करना चाहता है, तुझे शर्म नहीं आती? साधु ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने इसे ठीक किया है, इसका बदला तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। ये बूढ़ा साधु जितना अजीब था उतना ही खतरनाक और निर्दयी भी। इसी बीच बाहर कदमों की आवाज आई। गांव के कुछ लोग भेड़ियों का शिकार करके लौट रहे थे। दादी को हिम्मत आ गई, उन्होंने झाड़ू उठाई और उस साधु को बाहर खदेड़ दिया। भाग यहाँ से बेहया इंसान, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। जाते जाते साधु बोला, एक दिन तुम लोग पछताओगे, और गुस्से में वहां से चला गया। उसी वक्त मेरे पिता कंधे पर बंदूक टांगकर घर आए। आंगन में कदम रखते ही उन्होंने नाक सिकोड़ी और बोले, अभी यहाँ कौन आया था? दादी बोली, एक अजीब सा साधु आया था, पहनावा भी अजीब और स्वभाव भी, लेकिन उसकी जड़ी बूटी ने हमारी बेटी को ठीक कर दिया। पिता अचानक गंभीर हो गए और बोले, अम्मा, आंगन में भेड़िए की बदबू आ रही है। वह साधु नहीं भेड़िया था। कुछ समय पहले गांव में भेड़ियों का आतंक फैला था। पिता ने जाल लगाकर भेड़ियों का आतंक फैला था। पिता ने जाल लगाकर भेड़ियों के सरदार को मार दिया था। इसके बाद झुंड टूट गया और गांव के शिकारी ज्यादातर भेड़ियों को मार चुके थे, लेकिन एक बहुत बड़ा बूढ़ा भेड़िया अब भी बचा हुआ था। वह बेहद चालाक और खतरनाक था और किसी को पकड़ में नहीं आता था। पिता इन दिनों लगातार भेड़ियों के पीछे लगे रहते थे, इसलिए उनकी गंध पहचानने की शक्ति तेज थी। लेकिन दादी और मैं कभी भेड़ियों के करीब नहीं गए थे, इसलिए हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। दादी बोली, वह भेड़िया कैसे हो सकता है? उसने कपड़े पहन रखे थे, टोपी भी थी और वह बोल भी रहा था। पिता बोले, उसके कपड़े भले ही फटे पुराने थे, लेकिन वह साधु का चोगा लग रहा था। भेड़िए इंसानों की आवाज की नकल कर सकते हैं। फिर पिता बोले, कल मैंने खाई के पास किसी को मदद के लिए चिल्लाते सुना। आवाज के पीछे गया तो वहाँ कोई नहीं था। बर्फ पर इंसानों के नहीं, सिर्फ भेड़िए के पंजों के निशान थे। हमें अब बहुत संभल कर बोलना होगा, कहीं वह हमारी आवाज न सीख ले। मैंने सुना है भेड़िए औरत की रोने की आवाज निकालकर शिकार को फंसाते हैं, लेकिन इंसान की तरह बोलना ये तो और भी डरावना है। अगर वह ऐसा कर सकता है तो वह अब साधारण जानवर नहीं रहा। पिता ने शिकारी कुत्तों दाफेई और पीले कुत्ते को बुलाया। दोनों कुत्ते आंगन में इधर उधर सूंघने लगे। पिता ने पूछा, तुम लोगों ने उस साधु का चेहरा ठीक से देखा था? दादी बोली, नहीं, उसने घास की टोपी पहन रखी थी, चेहरा ढका हुआ था, ऊपर से मोटा चोगा और गले में कपड़ा लपेटा था। कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कहीं से उठाए हों, बिल्कुल फिट नहीं थे, शायद वह अपना मुंह छिपा रहा था। पिता ने कहा, तुम लोग घर में ही रहो, दरवाजा बंद रखो, घर में ही रहो, दरवाजा बंद रखो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। इतना कहकर वह टॉर्च और दोनों कुत्तों को लेकर बाहर चले गए। उस रात खूब बर्फ पड़ी, पूरा गांव सफेद चादर में ढक गया। अगली सुबह पिता बहुत घबराए हुए लौटे। घर में घुसते ही उन्होंने कुछ कपड़े जमीन पर फेंक दिए। रोशनी में उन पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। पिता बोले, अम्मा जरा देखो, क्या कल वह साधु यही कपड़े पहने था? फटा हुआ साधु का चोगा, गले का कपड़ा और मोटा कोट। दादी बोली, हाँ हाँ वही कपड़े थे। दादी ने पूछा, ये कपड़े कहाँ मिले और वह साधु कहाँ है? पिता बोले, पीले कुत्ते ने ये कपड़े जंगल में ढूंढ निकाले। वह साधु गांव ने ही बुलाया था, कहते थे कि वह भेड़िए पकड़ने में माहिर है। हम गांव के प्रधान से उसे लेने जाने की बात भी कर रहे थे, लेकिन लगता है अब वह जिंदा नहीं बचा। इतना कहते ही बड़ा काला कुत्ता मुंह में कुछ दबाए अंदर दौड़ आया और जमीन पर गिरा दिया। वह एक कटा हुआ भेड़िए का सिर था। कटा हुआ हाथ हमारे सामने फेंक दिया गया और कुत्ता भौंकते हुए 2 बार गुर्राया। पापा बोले, ये हाथ उन्हीं कपड़ों के साथ मिला है। आज जो बूढ़ा साधु तुम लोगों ने देखा था, उसकी आस्तीन में यही हाथ छुपा हुआ था। वह जानवर कितना चालाक था, इंसानी हाथ को अपनी आस्तीन में डालकर खुद को इंसान दिखा रहा था। उन्होंने आगे बताया, इस कटे हुए हाथ के सिरे पर साफ भेड़िए के पंजों के निशान हैं। पंजे चमड़ी में धंसे हुए थे और हड्डी तक दिख रही थी। दादी घबरा गई और बोली, हे भगवान, वही जानवर तो कह रहा था कि वह मुझसे शादी करेगा और मुझसे बच्चे पैदा करवाएगा। जब मैंने उसे घर से भगाया तो वह बोला कि वह हमारे पूरे परिवार को खा जाएगा। उस वक्त मुझे अजीब लगा था, अकाल भी नहीं है, फिर इंसान खाने की बात क्यों कर रहा है? पापा ने गुस्से में कहा, वह शादी नहीं करना चाहता था, वह इंसान खाना चाहता था। उसकी नजर मेरी बेटी के जिस्म पर थी और वह बच्चे का स्वाद भी चखना चाहता था। इसी वजह से उसने तुझे जहर से ठीक किया ताकि तू मजबूत हो जाए। उस दरिंदे ने मेरी बेटी को निशाना बनाया है, अब मैं उसकी खाल उतार दूंगा। उसी पल बाहर से जोर की आवाज आई। बड़ा कुत्ता और पीला कुत्ता दोनों दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े और जोर जोर से भौंकने लगे। पापा ने कमर से चाकू निकालते हुए बाहर आवाज लगाई, कौन है? बाहर कौन घूम रहा है? बाहर से आवाज आई, चाचा मैं हूँ। खुशी, पापा ने आपको बुलाया है, बड़ा कुत्ता और पीला कुत्ता लेकर आ जाइए। उस बूढ़े साधु की लाश मिल गई है। पापा बोले, तुम पहले जाओ, मैं खाना खाकर थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है चाचा, जल्दी आना, कहकर वह चला गया। मैंने डरते हुए कहा, क्या आपको भी लगा कि खुशी की आवाज थोड़ी अजीब थी, जैसे उसकी थी भी और नहीं भी? दादी बोली, हाँ, आवाज सच में कुछ अलग सी लग रही थी। मैंने कहा, पापा अब मेरी तबीयत काफी ठीक है, आप मामा को फोन कर दीजिए और मम्मी को बता दीजिए, कहीं वह चिंता में खुद ही वापस ना आ जाए। पापा बोले, तुम ठीक कहती हो, अभी भेड़िए का खतरा है। मैं मामा को फोन कर दूंगा और कह दूंगा कि मम्मी अकेले ना आए, मैं खुद जाकर उन्हें ले आऊंगा। पहले मुझे गांव के प्रधान के पास जाना होगा। ये भेड़िया इंसान की आवाज निकाल सकता है और इंसान बनकर घूम सकता है, सबको सावधान करना जरूरी है। इतना कहते ही अचानक बिजली चली गई। दादी बोली, इतनी जल्दी बिजली कैसे चली गई? पापा बोले, शायद भारी बर्फ से तार टूट गए होंगे। मुझे बिजली वाले के साथ जाकर लाइन भी देखनी है। तुम लोग साथ जाकर लाइन भी देखनी है। तुम लोग सो जाओ, मेरा इंतजार मत करना। यह कहकर पापा बंदूक कंधे पर डालकर दोनों कुत्तों के साथ बाहर निकल गए। लेकिन कुछ ही मिनटों में वह हांफते हुए वापस आ गए और आंगन का गेट अंदर से बंद कर लिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। दादी घबराकर बोली, क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों लौट आए? पापा बोले, बाहर निकलते ही मुझे याद आया कि बूढ़े साधु के कपड़े मिलने वाली बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसका जिक्र किया, खुशी ने तुरंत कह दिया कि साधु की लाश मिल गई है। ये बहुत अजीब था। मुझे शक हुआ तो मैंने टॉर्च से बाहर बर्फ देखी। वहाँ इंसान के नहीं, भेड़िए के पंजों के निशान थे। अभी जो बाहर था वह खुशी नहीं, भेड़िया था। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादी बोली, इसका मतलब है कि उसने हमें निशाना बना लिया है। मैं डरते हुए बोली, पापा क्या हम यहाँ से चले जाएं, शहर भाग जाएं? पापा ने सिर हिलाया, नहीं बेटी, भेड़िए से भागकर नहीं बचा जा सकता। वह हर कीमत पर हमारा रास्ता रोकेगा। ऊपर से इतनी बर्फ है कि न कोई गाड़ी आ सकती है न जा सकती है। अगर रास्ते में उसने हमला कर दिया तो हम बच नहीं पाएंगे। मेरा चेहरा उतर गया। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, डर मत, जब तक मैं जिंदा हूँ वह हमें नहीं खा पाएगा। पूरे गांव में मुझसे बेहतर शिकारी कोई नहीं है। पापा फिर से तैयार हुए और बाहर जाते हुए बोले, पीला कुत्ता तुम्हारे पास रहेगा, मैं बड़े कुत्ते को साथ ले जा रहा हूँ। मैं लौटते वक्त दरवाजा 3 बार खटखटाऊंगा, 2 हल्की और एक जोर की दस्तक, तभी खोलना। पापा के जाने के बाद दादी ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर टॉर्च लेकर पूरे आंगन में पीले कुत्ते के साथ चक्कर लगाया। पीला कुत्ता आगे पीछे घूमता रहा जैसे हमारी रखवाली कर रहा हो। इसी
रखवाली कर रहा हो। इसी दौरान गांव के लाउडस्पीकर से पापा की आवाज गूंजी। साफ था कि वह प्रधान के घर पहुंच चुके थे। पापा की आवाज गूंजी। सभी गांव वाले ध्यान दें, गांव में एक भेड़िया इंसान बनकर घूम रहा है। वह इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, किसी की भी आवाज सुनकर दरवाजा न खोले, चाहे वह कितना ही अपना क्यों न लगे। पापा ने लाउडस्पीकर में कहा था कि जब तक पूरी तरह साफ न हो जाए तब तक कोई भी दरवाजा न खोले। लेकिन शायद बात बहुत अजीब थी, इसलिए कुछ लोगों ने उसे मजाक समझ लिया। पड़ोसी वांग लावू ने तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। उसने 2-3 जवान शिकारी बुला लिए और अपने आंगन में बैठकर बातें करने लगा। मांस भून रहे थे, शराब पी रहे थे और हंस रहे थे। वांग लावू हंसते हुए बोला, ये सब बकवास है। भेड़िया इंसान की तरह रोए दरवाजा खटखटाए ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये कहना कि भेड़िया इंसान की तरह बोल भी सकता है ये तो सरासर झूठ है। दूसरे बोले, हाँ, एक भेड़िए को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं जैसे कोई राक्षस हो। पता नहीं लोगों को डराने का क्या इरादा है। एक और बोला, अगर सच में भेड़िया होता तो क्या हुआ? जिसने उसका राजा मारा है वह उसी के पास जाएगा। हमने तो नहीं मारा। फिर किसी ने हंसते हुए कहा, सुना है उसकी बेटी बीमार थी, भेड़िए ने उसे ठीक कर दिया। मैंने तो कभी नहीं सुना कि भेड़िया इलाज भी करता है। दूसरा बोला, गांव के बूढ़े कहते हैं कि बूढ़े भेड़िए 100 जड़ी बूटियां पहचानते हैं, कौन सी दवा किस काम की है सब जानते हैं। फिर उनकी बातों का रुख मेरी तरफ आ गया। कोई बोला, वैसे वो लड़की दिखने में बुरी नहीं है, ठीक हो गई है तो और दिखने में बुरी नहीं है, ठीक हो गई है तो और भी अच्छी लगती है। दूसरा हंसते हुए बोला, अरे उसे तो बहू बना लेना चाहिए, खुशबू भी अच्छी होगी। तीसरा बोला, बच्चा पैदा करेगी तो सुंदर और होशियार होगा। मैं दीवार के उस पार यह सब सुन रही थी। दादी भी सुन रही थी, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गुस्से में पानी से भरा एक बड़ा बर्तन उठाया और दीवार के ऊपर से सीधा उन पर उड़ेल दिया। सब एक साथ चिल्ला उठे। दादी बोली, माफ करना, हाथ फिसल गया। उन्हें देखकर थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वह भेड़िया क्यों कह रहा था कि मुझसे बच्चा चाहिए, क्यों मुझे खाना चाहता है। जरूर इन लोगों की बातें उसने सुन ली थी। दादी ने गंभीर आवाज में कहा, जब तक उस भेड़िए को पकड़ा नहीं जाता हम कपड़े पहनकर ही सोएंगे। रात में पूरी तरह होशियार रहना होगा। भेड़िया बाकी जानवरों जैसा नहीं होता, वह बहुत बदला लेने वाला होता है। अगर उसने धमकी दी है तो वह जरूर कुछ करेगा। मैंने डरते हुए पूछा, दादी वह सबसे पहले कहाँ हमला करेगा? दादी बोली, पता नहीं, बस उम्मीद है कि आज रात ही तुम्हारे पापा उसे मार दें। उन्होंने आगे कहा, जिसने इंसान का मांस चख लिया वह दोबारा जरूर खाता है। मैंने कहा, लेकिन पापा तो बिजली की लाइन देखने गए थे ना। दादी बोली, वह सिर्फ भेड़िए को सुनाने के लिए कहा गया था। बिजली की लाइन देखने में तुम्हारे पापा की जरूरत नहीं। भेड़िए के कान कुत्तों से भी तेज होते हैं। तुम्हारे दादा कहा करते थे कि 10 कोस के भीतर की हर आवाज भेड़िया सुन सकता है। अगर वह चाहे तो घर के अंदर की बातें भी सुन सकता है, इसलिए बिजली जाना भी उसी की चाल है। दादी बोली, अब सो जाओ, हो सकता है आधी रात के बाद कुछ ऐसा हो कि नींद आए ही नहीं। मैंने डर के बावजूद आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही आंख लगी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ताला तो था, लेकिन 2 हल्की और एक जोर वाली दस्तक नहीं थी। मैं और दादी एक साथ उठ बैठे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी ध्यान गया कि आवाज हमारे घर की नहीं बल्कि वांग लावू के घर की थी। कुछ ही देर में वांग लावू नशे में लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक गया। कौन है मेरे दरवाजे पर? उसने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल उसकी चीख सुनाई दी, भेड़िया भेड़िया बचाओ बचाओ। उसके आंगन से दिल दहला देने वाली चीखें आने लगी। आवाजें इतनी डरावनी थीं कि समझ ही नहीं आ रहा था कौन चिल्ला रहा है। हवा में खून की गंध फैल गई जो सीधे मेरे नाक में घुस गई। धीरे धीरे चीखें कमजोर पड़ने लगी। फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। पीला कुत्ता डर के मारे बिस्तर के कोने में सिकुड़ गया और कांपने लगा। दादी चुपचाप उठी और मेज कुर्सियां खिसकाकर दरवाजे के पीछे अड़ा दी। मैं रोना चाहती थी, लेकिन दादी ने तुरंत मेरा मुंह ढक लिया। कुछ ही देर में पटाखों जैसी गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। हमारे आंगन और वांग लावू के आंगन में गोलियां इधर उधर चल रही थी। हम पापा को बताना चाहते थे कि भेड़िया वांग लावू के घर में है, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिला। गोलीबारी बिखरी हुई थी और जब सुबह हुई भेड़िया तब तक कहीं और भाग चुका था। उस रात के बाद भेड़िया कहीं गायब हो गया, लेकिन वांग लावू के घर और आंगन में 3-4 लाशें पड़ी थी, खून और मांस में लथपथ।